everyone, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Brilliant Faces with Dr. Sadia Sarkhan. I'm Dr. Sadia, and today I have a very talented visual artist, Uzma Bhatti, joining me from Lahore. Thank you very much, Sadia. You are giving me a great opportunity to introduction of myself in your program. So thank you very much. Thank you so much and most welcome. Uzma is a graduate of the National College of Arts and उनकी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की क्रिएटिव आर्ट है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप बचपन से ड्राइंग कर रही हो? जब मैं 2-3 साल की थी तो मैं बहुत ज्यादा ड्राइंग की तरफ अट्रैक्ट होती थी। तो ड्राइंग करना तब से मैंने थोड़ा सा शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मैं बाद में जाके आर्टिस्ट ही बनूंगी। पेरेंट्स को पता था कि ये अट्रैक्ट हो रही है इस तरह से, तो वो मुझे पेंसिल कलर्स और सारी चीजें ला कर दिया करते थे, मेरे फादर। फिर मैं जब थोड़ी बड़ी होना शुरू हुई तो मैं ड्राइंग किया करती थी, और नॉर्मली जैसे आप स्केचेस करते कार्टून्स वगैरह के, इस तरह से। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे जो इंटरेस्ट हैं वो आस्ता आस्ता साइंस की तरफ जाना शुरू हो चुके। इंसान को अपने बारे में पता नहीं होता कि वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ जाएगा, किधर जाके अपने आप को, आपका जो रास्ता है वो क्या है। तो उस वक्त मैं कोशिश करती थी कि साइंस स्टूडेंट बनूं, मैं भी डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। तो वो मेरे अंदर कोई इतना ज्यादा अच्छा टैलेंट नहीं था। स्कूल में मुझे सब लोग कहते थे कि तुम आर्ट की तरफ जाओगी, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था क्योंकि मैंने तो डॉक्टर बनना था। तो उतना कोई खास टैलेंट नहीं था। फिर मेरे मार्क्स उस तरह के आना शुरू हुए, तो फिर मैंने आस्ता आस्ता, मेरे टीचर्स ने कहा कि नहीं, तो अगर तुम्हारी ड्राइंग की स्किल्स हैं तो तुम इसको इम्प्रूव करो। आप ओरिजिनली लाहौर से हो? जी, मैं इधर से, लाहौर से हूँ ओरिजिनली। तो स्कूल कहाँ गई? स्कूल जैसे आपके घर के पास कोई करीब से स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल नॉर्मल, ठीक। उसमें मेरी हम्म। स्कूलिंग हुई है। कोई हम्म। इतने नहीं, एक सिंपल से गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़े और ठीक है। शुरू में। उसमें और आर्ट स्कूल मैंने सिखाते काफी थे? बदले। आर्ट्स ऐसे नहीं सिखाते थे, बस हम्म। थोड़ी बहुत एक ड्राइंग की बुक होती थी। पर आप में वो इनबॉर्न टैलेंट तो था ना? अच्छा, आपके पेरेंट्स में से कोई था आर्ट में टैलेंटेड? जो मेरे फादर थे वो एंटोमोलॉजिस्ट थे, तो वो अक्सर ड्राइंग किया करते थे क्योंकि उनको अपने चीजों में काफी चीजें ड्रॉ करनी पड़ती थी, और तो वो फिर मुझे थोड़ा बहुत सिखा देते थे और कि आपकी ऐसे कर अम्मी? लो, बनो। मेरी अम्मी हाउस वाइफ थी, और मेरी अम्मी को इतना इंटरेस्ट नहीं था ड्राइंग्स वगैरह में। कभी देखा भी नहीं उन्हें करते? वैसे अब्बा से इनहेरिट किया आपने हैं? ये मैंने अपने अब्बा से किया। मेरी असल में बाकी फैमिली में भी कुछ कुछ लोगों आर्टिस्ट, तो मेरी सिस्टर है छोटी। आप लोग। हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा, फिर आप एफए करने के लिए कॉलेज कहाँ गई? कॉलेज में बस्तान सूफिया गई, फिर वहां से मैंने साइंस ही पढ़ी, जिद के मारे बेशक नंबर जैसे भी थे मैंने साइंस में चली गई थी। इंजीनियरिंग में मेरा एफएससी था। तो हम्म। एफएससी करने के बाद मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि मैं नेचुरली वो नहीं हूँ जो मैं बनना हम्म। चाह रही हूँ। ठीक। मेरे अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो आर्ट का ही है। हम्म। सो ये हुआ कि उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्सा ड्राइंग की जब तैयारी करना शुरू की, एंड देन फिर मैंने एनसीए को सोचना शुरू किया, और साथ मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में पेंटिंग के। तो वहां से ठीक। फिर मैंने पेंटिंग भी सीखी। और फिर एनसीए कब ज्वाइन किया? एनसीए मैंने ज्वाइन किया 2005। ठीक। और 2009 में आप ग्रेजुएट की? अच्छा, तो जी, 2000। एनसीए का कैसा एक्सपीरियंस था? एनसीए का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए तो इसलिए भी लर्निंग ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही आपको बहुत कुछ सिखाता है, और बहुत ज़्यादा आपको डेवलप करता है एज एन आर्टिस्ट भी। और आपकी आपकी लाइफ में चेंज, जो आप पहले होते हैं वो नहीं होते, फिर आप कुछ और डिफरेंट भी होना शुरू हो जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट होने में कोई इशू नहीं कि है। आपने मेजर किसमें किया? पेंटिंग में? जी जी, मैंने पेंटिंग में मेजर किया था। थीसिस आपका जो था वो किस चीज पे था? थीसिस मेरा था 2 शेड्स ऑफ ग्रे। मैंने गुड बैड और इस तरह की जो आपकी थॉट्स होती हैं उनको कंबाइन करके एक थीसिस में किया था कि वाइट, 2 शेड्स ऑफ ग्रे, वाइट एंड ब्लैक, और इस तरह से। मेरा हम्म। बेसिकली जो मजेदार चीज था मेरे काम में वो ये था
कि मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि मैं ना ऐसे इमेजेस ना उठाऊं फौरन इंटरनेट से। मैं रीड्रॉ करती थी और रीड्रॉ करके उसको रीचेंज भी करती थी और उसको खुद ऑब्जर्व करके फिर मैं अपनी आर्ट प्रैक्टिस के अंदर लेकर आती थी। तो पहले शुरू शुरू में काफी मुश्किल हुई मुझे अपनी आर्ट प्रैक्टिस, क्योंकि बिकॉज वाइट कैनवस के ऊपर आपने बिल्कुल जाना है और आपने आपके लिए बिल्कुल वो खाली है और आपने कंपोजिशन ब्रेक नहीं करनी है और आपने बिल्कुल उसको ए फिनिश फॉर्म में एग्जीक्यूशन के अंदर आपने ट्रीट करना है। तो इसमें हम्म। वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत शामिल थे, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट आइडिया था वो ब्लैक बोर्ड आइडिया था। एंड ब्लैक बोर्ड, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे ग्राफिटी कर रहे होते हैं समटाइम आप हम्म। यूजुअली बहुत सारे। फिर उसमें एक्सपीरियंस में ये चीज़ शामिल थी कि हमने चाइल्ड आर्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि उनकी एब्स्ट्रक्शन की तरफ बहुत डिफरेंट नॉलेज होता है बच्चों का। वो अपने हम्म। डेली लाइफ में अगर उनका उनका पानी ब्लू है, ब्लू नहीं है तो पीला कर देंगे, येलो कर देंगे, उनकी अपनी लॉजिक्स होती हैं और लॉजिक। एडवाइजर कौन थे? मेरे एडवाइजर मैं मरियम हुसैन। अच्छा। मरियम हुसैन थी। शी इज आल्सो स्लेट स्कूल ऑफ लंदन से वो आर्ट के टीक और इस तरह की उनकी डिग्री थी। अब तो इतना ठीक। अरसा हो गया उनसे मिले, लेकिन वो उस वक्त लंदन से आई थी और उन्होंने थोड़े अरसे के लिए किया था। तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत जबरदस्त रहा था, क्योंकि पहले मैं पेंट से काम कर रही थी। मैंने डिफरेंट मीडियम इस्तेमाल करते करते एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैंने आखिरी 2 मंथ्स में डिसीजन ले लिया पेन का खुद से। ठीक। हम्म। तो वो भी मेरी एक प्रैक्टिस का था कि मैंने खुद करते करते इतने सारे मीडियम एक्सप्लोर किए, पेंट से कुछ भी कोई भी डायरेक्शन आ सकती है। लेकिन जब मुझे लगा ना कि नहीं, मैं तो पेन, और पेन का मेरी एकदम एक्साइटमेंट थी मेरे लिए। अच्छा, थैंक यू। अब एनसीए के बाद आप बताओ कि आपने क्या किया। आई नो कि आप म्यूजियम्स में भी इन्वॉल्व रहे हो। आपने लाहौर म्यूजियम में भी काम किया हुआ है, आपने क्यूरेट भी किया है, आपने अपना वर्क एग्जिबिट भी किया है। तो हमें थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताओ कि एनसीए के बाद आप क्या क्या करती रही। 2009 में जब मैं ग्रेजुएट हुई तो हमारे पास ना हम आर्टिस्टों के पास समटाइम तो गाइडलाइन होती है, क्योंकि वो अटैच हम्म। रहते हैं विद टीचर्स। राइट। तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट थी कि जिसने ना अपनी मर्जी से चीजें करनी शुरू की हुई थी। तो मेरी डायरेक्शन पहले शुरू में किसी को भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, तो मैं हम्म। ज्यादा अटैच भी नहीं रही। आर्ट कम्युनिटी में ये होता है कि आप किसी ना किसी से शेयरिंग कर रहे होते बाय द टाइम साथ साथ। तो वो भी आपकी डेवलपिंग हो रही होती है आर्ट में, यानी आर्ट प्रैक्टिस में। क्योंकि अगर हम्म। आर्ट हिस्टोरियन भी है, क्यूरेटर भी है, रिसर्चर भी है, तो वो आपको एक कभी कोई बुक का रेफरेंस दे देंगे। अच्छा, तुम्हारी डायरेक्शन ये जा रही है तो तुम ये बुक पढ़ लो। अच्छा, हम्म। तुम्हारी अब ये डायरेक्शन है तो तुम ये डायलॉग देख लो। अच्छा, हम्म। तुम्हारी ये चीज जा रही है तो ये वाली चीज देख लो। तो इस तरह की मेरे पास ना कोई वो नहीं थी, क्योंकि हम्म। मैंने जितने भी एक्सपीरियंस किए हैं ना वो इधर जैसे लोगों को ऑब्जर्व करके, अच्छा इधर है तो इधर चली जाओ, अच्छा ये देख लूं चीजें, जैसे कोई मेले में आया होता है और चीजें आप फाइंड कर अच्छा, रहे होते हैं अपनी सही आप मर्जी कह रही हो, की। तो गाइडेंस नहीं है वो आपके पास, कोई है, किसी ने गाइड नहीं किया हाँ, सही कोई? वो उस तरह से गाइड नहीं किया। तो फिर ये था हम्म। कि खुद ही अपना अपना आप उस्ताद आप बनते हैं थ्रू आउट, क्योंकि हम्म। ग्रेजुएशन के बाद बहुत टफ होता है एक आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल, कि उसमें जो आपके प्रोफेसर्स थे उन्होंने किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, आपका काम उनके लिए बहुत डिफरेंट था क्या? मेरा काम शायद बहुत डिफरेंट था, और आई हम्म। थिंक मेरी जो मैं ना बहुत मेरी पर्सनालिटी में बड़ी डाइवर्सिटी है, और मेरे अंदर जो इट्स सेल्फ डाइवर्सिटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है मेरी लर्निंग के अंदर। और ये एक लिहाज से अच्छा भी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी डायरेक्शंस खुद बनानी आ गई। क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो फिर डायरेक्शन ले रहे होते फिर वो समटाइम एक वक्त पे स्टक हो जाते हैं। म्यूजियम में आपने क्या सीखा? मेरा इस तरह से एक्सीडेंटली म्यूजियम जाना हुआ। हम्म। वो ये था कि हम ऐसे ही आ रहे थे एक टीचर से मिलने। हम्म। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा कि चलो आज म्यूजियम चलते हैं ना। ठीक। क्योंकि वहाँ पीआरओ थी तो वो हमें कहने लगी कि यहाँ बहुत अच्छी है। हम मैंने कहा यहाँ एग्जीबिशंस कैसे होती है ना, मेरे जहन में था हम्म। कि सब म्यूजियम आर्टिस्ट बनते हैं तो ये कैसे होता है। तो वो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। तो मेरे उसने भी मुझे ऑफर कर दी, फिर उन्होंने डायरेक्टर साहब मैडम सुमेरा समद थी,
उनसे मिलवा दिया कि तो पहले हम पीआर सेक्शन में चले गए। पीआर सेक्शन 1.5 साल तो पहले हमें इंटर्नशिप ऑफर हुई तो 6 महीने उसमें थे, तो हम घूम फिर के ना पीआर सेक्शन में जरूर जा रहे थे क्योंकि वहाँ एक्टिविटी जनरेट्स होती थी, राइट। कभी म्यूजियम डेज की, कभी तो फिर वॉलंटियर किया, फिर उसमें रिसर्च भी आ गई, डॉक्यूमेंटेशंस भी देखी। था कि वो 4-6 साल के लिए मैं उनके साथ अटैच होगी, तो हालांकि बड़ा मुश्किल था कि आप एज एन आर्टिस्ट अपनी प्रैक्टिस को थोड़ी देर के लिए जरा साइड पे करके चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। म्यूजियम में कितनी देर काम किया, लाहौर म्यूजियम में? 13 में हम म्यूजियम गए, 2 साल वॉलंटियर, 13 से 14। 15 में हमने इनहैटिंग हड़प्पा की एग्जीबिशन की। इसके अंदर फिर मैडम सुमेरा ने हमें रेफर किया, जिसमें शहजादे आलम जो जहूर साहब की वाइफ थी, उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सीखने का। फिर उन्होंने जिस तरह से प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ था, फिर उसमें कोऑर्डिनेशन भी कई स्टूडेंट्स भी आए हमारे, जो 15 मतलब उसमें 35 स्टूडेंट थे जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के थे। ठीक। तो उनको उनको रिसर्च भी करानी होती थी, फिर उनसे आर्ट पीसेस हमने डिजाइन करवाने थे जो कि उस एग्जीबिशन का पार्ट थे। तो फिर उसमें डोसेंट ट्रेनिंग भी थी। वो फुल फ्लैज एक प्रोजेक्ट था कि डोसेंट कैसे हैं, गाइड्स कैसे बनते हैं, म्यूजियम एजुकेशन कैसे जरूरी है। म्यूजियम ने आपको कहीं भेजा ट्रेनिंग के लिए, कोई फर्दर आपको ट्रेन करने के लिए कोई एफर्ट्स में किए लाहौर म्यूजियम ने? जब तक 2015 में अभी म्यूजियम एज अ पोस्ट मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी पोस्ट निकलनी थी अभी एज ए अच्छा। रेस्टोरेशन एग्जीबिशन ऑफिसर। तो मुझे आईकॉम में मेंबर बन गई थी 2015 में, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। तो उसके इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम में मेंबर बनने के बाद मैं पैलेस म्यूजियम गई थी ट्रेनिंग के लिए एग्जीबिशन डिजाइन के अंदर। तो चाइना में हम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, मैंने वहाँ पे एक छोटा सा एक उसमें अप्लाई कर दिया, तो हमारी वहाँ ट्रेनिंग काफी हुई एग्जीबिशन का, हाउ टू एग्जिबिट कैसे करते हैं, कहाँ करना है, क्यों करते हैं, किस लिए, उसका कैसे डिजाइन करना है सारा। एक टीचर्स है वो उन्होंने हायर किए हुए थे, कुछ चाइनीज चाइनीज लोग भी थे, चाइनीज पैलेस म्यूजियम की जो सारी टीम थी, डॉक्टर राइट। डॉक्टर लुशन और वो सब। उन लोगों ने फिर वो एक प्रोग्राम में हम लोगों को इनवाइट किया, उसमें 35 इंटरनेशनल लोग थे मुख्तलिफ जगहों के, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ब्राजीलियन, इस तरह के सब लोगों के साथ, वो मुख्तलिफ म्यूजियम्स के साथ, फिर चाइनीज म्यूजियम के काफी लोग थे जो ट्रेनिंग में शामिल थे। अभी रिसेंटली भी कोई एग्जीबिशन हुई है, उसमें आपका काम एग्जिबिट हुआ लाहौर म्यूजियम पे? एम आई राइट? जी, मैं अब जब आफ्टर 2018 हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया रेस्टोरेशन एग्जीबिशन का, पीएनडी की तरफ से उन्होंने स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था कि लाहौर म्यूजियम के रिजर्व्स जो है वो डेवलप होने थे और नई तरीके से कलेक्शंस को रखना था सारा। उस प्रोजेक्ट का भी पार्ट मेरे कलेक्शन मैनेजमेंट का सारा कैसे है, वो मैडम उस्मा उस्मानी जो है वो मेरी बॉस थी, तो उनके साथ मैंने किया। तो उनके साथ जब वो मेरा काम देखती थी ना, तो मैं उनसे अक्सर कहती थी कि मैंने अपना काम जरूर 18 के बाद जब मेरा यहाँ खत्म हो जाएगा ना, मैंने करना जरूर। लेकिन फिर भी मैं जब 18 के बाद आई तो गैलरीज के साथ और लोगों के साथ जब एकदम आप कुछ और एक्सपीरियंस करके आते हैं ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि आपको लोग दोबारा एज एन आर्टिस्ट एक्सेप्ट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें होता है कि इन्होंने तो और फील्ड ज्वाइन कर ली, इन्होंने वो पेन काटी आर्टिस्ट वाली, इन्होंने स्टूडियो प्रैक्टिस की नहीं। सो वो आर्टिस्ट की जो लेबल है उसमें से कैंसिल होने वाला ही हो जाता तकरीबन। तो फिर फिर क्या मेरे लिए किया? फिर चैलेंज फिर हम्म। चैलेंज किया। फिर एक टीचर थी, उन्होंने एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट डिजाइन किया, 21, 20, 21 में, मुझे डेट उसकी भूल गई है। मैंने हम्म। आर्ट सीन में किया, सोशल, उस वक्त कोविड आ गया था और वो भी ओहो। बड़ा चैलेंज था। कोविड हम्म। एकदम आप 18 में खत्म हो तो चैलेंज आ जाए कोविड का, तो गैलरीज हम्म। बंद, आप से हम्म। कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, हम्म। चीजें आप बंद। अब आपके 2 साल उसमें, 3 साल उसमें वेस्ट होने वाला सिस्टम। तो फिर हमने एक शो किया, हम्म। उसमें फिर मैंने एक सोशल आइसोलेशन के टॉपिक के ऊपर हमने काम किया, 4-6 आर्टिस्ट थे उसमें। आपने जो उसमें अपनी आर्ट डिस्प्ले की इस वाली जी एग्जीबिशन जी। में, उसके बारे में बताओ। उसमें फिर मैंने एक पेंटिंग बनाई वाइट फ्लावर्स के नाम से, जिसके अंदर मैंने
फ्लावर्स को होप से कर दिया, और उसमें मैंने राइट। इसी तरह की चीजें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्लांट्स यूज किए। हम्म। और इसमें मैंने ये भी जो दिखाने की ये कोशिश की है कि प्लांट्स और इन चीज़ों के साथ, ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए नेचर के साथ। अ, और बहुत सारी चीज़ें हुई बाय द टाइम, जो कि हमने अपनी नेचर के साथ भी तबाह करने के लिए काफ़ी कुछ किया है। टेक्नोलॉजी यूज़ अच्छे मकसद के लिए भी हुई है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है हम्म। वो बैड पर्पस के लिए भी हुई है। हम्म। सो टेक्नोलॉजी का जैसे अब वॉर है, वो ये जैसे आप देख रहे हैं कि अ, जब वायरस आया तो सबने एक दूसरी कंट्रीज पे इल्जाम लगाया कि वायरस इनकी वजह से आया है, क्योंकि लैब के अंदर तैयार हुआ था वायरस, उसमें हुआ वायरस, इन्होंने कर दिया, उन्होंने फैला दिया। तो एक हम्म। दूसरे के ऊपर जिसने भी वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट के वायरस क्रिएट हुआ, वो ह्यूमैनिटी को किल करने के लिए उसकी। तो वॉर तो हर लिहाज से अटैच, इकोनॉमिकली और सारा हो हम्म। गई थी। तो मेरा जो बेस प्रोजेक्ट है विद नेचर एंड वॉर, और माइक्रोबायोलॉजिकल फॉर्म्स और ऑर्गेनिक फॉर्म्स और सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर मैंने अपनी क्रिएटिविटी को उसमें क्लियर किया। अब जैसे मैं अभी वाला है जो पार्ट में इकोलॉजी को कवर कर रही हूँ, नेचर के साथ जो हम्म। एक्सपेरिमेंटेशन हो रही, जो हमारी लाइफ सेविंग को आस्ता आस्ता कम कर रही हैं हम बहुत सारी। फिर आपने देखा कि मेरी एक पेंटिंग है साइलेंट डेवस्टेशन, जिसका अंदर मैंने एक पूरा एक सेल बनाया है, जिसको बहुत सारी सुइयां इंजेक्शन जो लगाए थे, क्योंकि हम लोगों हम्म। ने जब हम्म। कोविड की वैक्सीनेशन भी यूज किया तो उसमें भी 100 किस्म की रिसर्चेस आ रही थी, ये खराब है, ये डीएनए चेंज करेगी, ये आरएनए चेंज करेगी। तो उस बिल्कुल। जो ह्यूमैनिटी के अंदर आगे ये वाले जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं औरतों में, इसमें इसमें ये आ रहा है, तो हमने अपनी नेचर और ह्यूमंस के साथ बहुत ज्यादा। कि आपको खुद पर्सनली कैसे अफेक्ट किया कोविड ने, क्योंकि आपकी आर्ट तो वही डिपिक्ट भी करती है ना, तो अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ। कोविड में ये था कि आर्ट मार्केट भी को एकदम से जो सिचुएशन चल रही थी ना, किसी को कुछ नहीं हम्म। पता था। हम्म। तो हम किसी गैलरी से कनेक्ट उस तरह नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ठीक है, फिर एक वक्त पे फिर जूम आ गया, ये चीजें हम्म। रिकॉर्डिंग्स इस तरह की चीजें आ गई थी, तो फिर वो गैलरीज को भी आस्ता आस्ता जूम पे जिस आर्टिस्ट से बात थ्रू जूम होना शुरू होगी। हम्म। लेकिन चूंकि मेरा ये सिर्फ थोड़ा सा मिस ये हो रहा था कि मेरा जो काम है ना वो थ्रू लैपटॉप ज्यादा मजेदार, थ्रू इमेजेस एज अ डिजिटल, वो मजा नहीं आता। ये हम्म। मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कि मैं जब किसी को दिखा रही थी वो फर्क एक्सपीरियंस आ रहा था जो थ्रू लैपटॉप और थ्रू स्क्रीन देख रहे थे या फोटोग्राफ्स, और जब मैं उसको जाके वैसे दिखा रही थी तो वो वही बंदे जो नहीं बात करना चाह रहे थे वो बात करने के लिए रेडी हो जाते थे, तो क्योंकि वो हम्म। इतनी इंट्रिकेट डिटेल है कि वो मुझे बहुत मुश्किल होती है उसकी फोटोग्राफ करना और उसको वही एसेंस देना जो ओरिजिनल में है। तो ये हम्म। मेरा बड़ा टिपिकल सीन था काम के अंदर। हाँ, उसमें और फिर बहुत इस ज्यादा डिटेल्स हैं तो उसमें, लाइक इतनी ज्यादा मैं देख रही थी, और उसको आप जी देखते जाओ तो देखते जाओ, उसमें कैरेक्टर्स इतने ज्यादा हैं, उसमें लोग इतने ज्यादा हैं, तो वो जी जी जी। आपके दिमाग में किस तरह फॉर्मुलेट होता है, कैसे आप बनाती हो, क्या सोचती हो, वो शेयर करो हमारे साथ। मैं इस तरह से होता है कि मैं बहुत सारी डेली लाइफ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, और ये तरीक़ेकार मैंने जो वेस्टर्न आर्ट में मैंने जॉन मीरो और उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट है उस उनका भी यही तरीका है, बहुत सारे आर्टिस्ट का यही है कि वो जब एब्स्ट्रैक्ट में हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो ऑब्जर्व डेली लाइफ से ही चीज़ों को किया होता है, उसकी ड्राइंग्स बहुत की होती हैं, फिर उसको अपनी ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। हम्म। जैसे लाइक अगर मैंने कौवा देखा तो मैंने उसे अपने तरीके से बनाना है। हम्म। अगर मैंने कोई भी बर्ड देखा, कई दफा बर्ड की बॉडी नहीं होती, कई दफा वो किस तरह से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो वो हम्म। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस। आजकल मैं जैसे डेड बर्ड्स ज्यादा बना रही हूँ, और फिर मैं हम्म। उसको कन्वर्ट करूंगी अपनी ड्राइंग में कि वो हम्म। एब्स्ट्रैक्शन का भी पार्ट लगे, वो डेड भी लगे। तो ये हम्म। वाली चीजें बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस भी ये होता है कि फिर आप 15-15-20 दिन आप ड्राइंग करते हैं, और फिर उसके आस्ता 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 उसमें करेक्टर डेवलप करते हैं। हम्म। वो करेक्टर फिर मैं अपने तरीके से उसको यूज करती हूँ। डेड बर्ड्स आप क्यों बना रहे हो?
कोई उसके पीछे क्या इमोशंस हैं? व्हाई डेड बर्ड्स? और अभी क्यों, आजकल में क्यों? मैं आजकल में इस तरह से हम कुछ एक थीम के ऊपर इकोलॉजी के साथ डिस्कस करना शुरू हुए थे, और इकोलॉजी हम्म में मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे वॉर्स शुरू हुई हुई हैं, चीजें हुई हम्म हुई हैं, कुछ कंट्रीज में वॉर लगी हुई है, तो उसमें ये कि अभी जो बहुत सारी सिचुएशन है, तो उसको अब मैंने लाइफ के साथ शो करना है कि बर्ड्स भी परेशान हो गए, वो उनकी जो डेथ, और उसको मैंने ह्यूमन के साथ, यानी कि वो एक तरह का उनकी लाइफ साइकिल को उसके साथ कनेक्ट कर लेके जा रहे राइट। हैं। अच्छा उस्मा, आई नो कि आपके पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, राइट? वो फौत हो गए जी जी दोनों। वो मुझे आप थोड़ा सा शेयर करो कि आपकी लाइफ, मुझे पता है कि डिफिकल्ट हुई होगी, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, तो आपकी आर्ट में वो किस तरह उसने अफेक्ट किया आपको, पर्सनली कैसे अफेक्ट किया एज अ पर्सन, और आपकी आर्ट को कैसे? अ, मेरे हम चूंकि पेरेंट्स, जब मेरे फादर, मैं जब ग्रेजुएट हो रही थी तो बीमार होना शुरू हुए थे, और उन्होंने रिटायरमेंट भी जल्दी ली थी। तो हम्म उस वक्त ही पता था कि ये जो टाइम उनका वो है सही है, पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का, दोनों बीमार ही हम्म रहते थे। उसमें हम्म फिर ये कि स्ट्रगल भी करनी पड़ती थी, फिर कमाना भी पड़ता था, फिर आर्ट भी कई कई दफा छोड़ना पड़ता था। और आप राइट। जब एज एन आर्टिस्ट, आप होते ही आर्टिस्ट हैं, अल्लाह ने आपको आर्टिस्ट बनाया था, तो फिर जॉब का तो आप समझे कि वो इतना मुश्किल एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, हम्म अपनी पर्सनैलिटी से टोटल बियॉन्ड जाके चीजों को करना, तो हम्म वो चीज एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जॉब में बहुत, आपने देखा कि लोग इतने अच्छे तरीके से आपको कैरी, अपने आप को कैरी करते, करे भी कुछ ना तो वो कैरी करके बट आपको दिखा रहे होते हैं कि वो हम्म बहुत जल्दी, हाँ जी, यस यस यस, चाहे बीच में काम खराब करके बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम आर्टिस्ट में डिफरेंटली बोर्न होते हैं, वो डिफरेंट, जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, उनको मुश्किल होती है। हम्म तो 9 to 5 जॉब करना, फिर किसी के अंडर कमांड काम करना, फिर उसके अंडर कमांड रहते हुए अपनी सिचुएशंस को मोल्ड एंड कास्ट करना, अपनी पर्सनालिटी को लोगों के मुताबिक बनाना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। हम्म। मेरी मदर की 2014 में डेथ हो गई थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था। और मेरे फादर की 2018 में, जब मैं वहां से ग्रेजुएट हो, सॉरी, मैं लाहौर म्यूजियम से को लीव कर रही थी, तो अच्छा। उसमें 3 मंथ बिफोर उनकी डेथ हो गई थी। हम्म तो मेरे फादर कहते थे कि तुम ना ये एक्सपीरियंस जरूर करो जॉब का, एज एन आर्टिस्ट, तो वो जो होते हैं ना, वो फिर मुश्किल होता है कि वो चले। तो मैं थोड़ी सी ना, ये भी मेरे अंदर आदत थी कि मैं लॉस्ट किस्म की पर्सन भी हूँ, कि मैं हम्म अगर एक ख्याल सोच रही हूँ तो मैंने इतनी कंसंट्रेशन में चले जाना है कि मुझे नहीं पता था, तो मेरे फादर ने वो मेरी आदत छुड़वाई थी, टाइम हम्म बाय टाइम। फिर लास्ट पर्सन ये होता है कि वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को देख से कट जाता है बिल्कुल। हाँ। और वो मुझे लगता है कि वो मेरी आर्ट प्रैक्टिस के लिए तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन मेरे जो लोगों के बिटवीन कम्युनिकेशन है ना, उसको हम्म कहीं कनेक्ट नहीं कर रहा। तो हम्म ये हम्म बहुत डिफिकल्ट चैलेंज आप लगता है मुझे एज एन आर्टिस्ट के, जो मैंने फेस किया है बहुत दफा। मैं अगर म्यूजियम में नहीं जाती तो मैं शायद इतना ज्यादा इंटरनेशनल चलना और वो सीखना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हम्म मैं 2 दफा ग्रांट्स में सिलेक्ट हुई हूँ, सिलेक्ट हम्म हुई थी मिलान में, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईकॉम इंटरनेशनल में। हम्म पूरी ग्रांट थी और पूरा सारा था, वो म्यूजियम प्रोफेशनल्स को सारे बुलाया था उन्होंने, पूरे 3,000 म्यूजियम प्रोफेशनल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। हम्म फिर उसके बाद मैं पराग में सिलेक्ट हुई 2022 में दोबारा, और पराग भी देखा, पराग के सारे म्यूजियम्स देखे, और उन्होंने हमारे लिए इतने म्यूजियम्स और उनके रिजर्व्स ओपन किए हुए थे, अंडरग्राउंड 15 वाह। मंजिलें नीचे रिजर्व जाके देखना। जो गैलरीज थी, शुरू में उन्होंने आपके काम को किस तरह रिसीव किया, उनकी रिएक्शन क्या थी? मेरा जब भी काम गैलरी में लगा है तो उसका हम्म जो इम्पैक्ट है ना, और क्योंकि ऑडियंस के लिहाज से तो बहुत जबरदस्त हम्म मिला है मुझे। गैलरीज अपना बेनिफिट भी देख रही होती हैं, और सम टाइम वो आर्टिस्ट को अपनी
कई आर्टिस्ट जो अपनी जगह बना जाते हैं, फिर वो तो फिर उनके लिए कुछ और होते हैं। हम जैसे आर्टिस्ट तो फिर साथ साथ जा रहे हैं आस्ता आस्ता। और फिर एक एज भी काउंट होती है, जो कि शुरू में हमें नहीं पता होती है एज एन आर्टिस्ट। हर आर्ट फॉर्म में एक एज डिफरेंटली ऐड होती है आपकी। आपने किस टाइम पे कौन सा काम कर लेना जरूरी है, हम्म। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब? हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं बताया था। मतलब इन सेंस कि आप जब ग्रेजुएट होते हैं तो आपको 3 साल आपने फौरन शोज कर लेने चाहिए। वरना अगर आपने उसमें डिले कर दिया तो बहुत सारे जो पीछे से ग्रेजुएट आते हैं, फिर उनकी उनकी जगह बननी शुरू हो जाती है, आप रह जाते हैं। क्योंकि आप सोचने समझने में काफी इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल, मतलब हमारी गाइडलाइन नहीं है हमारे पास। हम्म। वो ना इस तरह की, क्योंकि देखिए जब इंटरनेशनल वो क्यूरेटर्स को मिल जाए, बालक मिल जाए, और क्यूरेटर आपके साथ अटैच होना चाहे या क्यूरेटर्स आपके साथ करना चाहे, वो बात की बात है। तो फिर इस तरह से फिर मुझे बाद में पता चलना शुरू हुआ कि ये हम तो कलेक्टर के साथ साइन ही नहीं ले रहे लेटर्स के। वो भी कोई 4-6 साल गुजर गए, ये तो बहुत जरूरी होते हैं, ये इससे आपकी वर्थ बनती है। इस तरह हम्म। की जो गाइडलाइन मिस होती है ना जब आपकी, तो वो हम्म। भी आपको आर्टिस्ट की कैटेगरी से बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। क्योंकि आपका पता नहीं ना किस कलेक्शन में कितना काम है। तो जो लोग तो थोड़े ट्रिक तेज तेज होते हैं, फटाफट अपने लेटर भी साइन करवा रहे होते हैं, चीजें भी करवा रहे होते हैं कि हमने तो हम्म। ये कल यहाँ दिखाना है, हमारा तो हम्म। उस कलेक्शन में भी काम है, हमारा उस कलेक्शन में भी काम है। तो ये वाली चीजें भी तो साथ साथ म्यूजियम के एक्सपीरियंस में फिर एडअप हुई, फिर वो भी सीखी। जो वाइज आर्टिस्ट होते हैं वो सारी चीजें साथ साथ कर रहे होते हैं। जिस गैलरी से जा रहे हैं उससे भी लेटर ले रहे होते हैं, जहां जा रहे हैं तो वहां से भी चीजें ले रहे होते हैं। तो ये भी हम्म। तो फर्क पड़ा है ना सोशल मीडिया से चीजों में कि हम्म। तो अब तो आपने सीख लिया है ना? अब तो मैंने सीख लिया। है ना? कि अभी जो आपकी एग्जीबिशन हुई है जो फकीर खाना में थी, जी जी। उसके बारे में कुछ बताओ, कुछ शेयर करो। इसमें था सिम्फनी ऑफ नेचर। इसमें हमने हम्म। इकोलॉजी की एम्फेसिस को बताया था। हम्म। हम्म। इसमें हर काम का ना डायलॉग डिफरेंट है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग टू इमेज है। इसमें जो था वो मैंने साइकिल ऑफ नेचर को शो किया था विद वाटर फ्लावर्स और वो, और उसका राइट। रिदमिक पैटर्न। तो हम्म। उसके अंदर ये था कि हम एम्फेसिस करना चाहते थे इकोलॉजी को नेचर के साथ ज्यादा मोर कनेक्ट कर रहे थे हम लोग। आपकी आर्ट एक कमेंट है ऑन ह्यूमन बीइंग्स वेयर दे आर गोइंग, कि आप जो अपना थीसिस कर रही थी तो थोड़ी सी आप इंस्पायर हिरोनिमस बॉश से भी हुई थी, राइट? जी 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 जी। हाँ। उसका जो काम है वो हाँ। सारा अर्थी डिलाइट आपने देखा होगा। हम्म। तो वो हम्म। मुझे इतना इंस्पायर करता है क्योंकि उसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, और वो हम्म। हर जगह जो है वो गुड एंड बैड और वो उस तरह की चीजों को दिखाया हुआ। और वो सारा बाइबल से सारा लिटरेचर उनका लिया हुआ हम्म। है, और हम्म। उसी के इमेजेस को उन्होंने किया। तो वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही जबरदस्त कॉम्पोजिशन है उनकी। हम्म। तो वो मैं मुझे जो आर्ट है ना वो अक्सर कई कई दफा मैं उस एक ही पेंटिंग को कई दफा देखती हूँ। उसमें बहुत सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने रिलीजन को। मतलब उसमें जो काफी एरियाज है मैंने कई दफा फोकस किए हैं, उसमें एडम और ईव की स्टोरी भी है। मतलब राइट। मुझे उसकी हर जगह एक मूवमेंट्स नजर आती है और एक नया एक एलिमेंट्स नजर आता है। हर दफा मैं ट्रू। उसको देखना बंद कर देती हूँ, मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा। मिलती है। अच्छा, एक आपका पीस है, उसका है टाइटल 666, वो हाँ, वो ओमन मैंने मूवी में फियर था। के साथ एसोसिएट किया था, वरना हाँ। के शुरू में उसको उस पॉजिटिव सेंस में नहीं दिखाया, उसको नेगेटिव सेंस में दिखाया कि आप बच्चे हम्म। होते हैं तो आपको पता नहीं होता। तो हम्म। आप वो फियर, क्योंकि फियर के साथ मुझे बहुत कनेक्टेड कोई चाहिए था कि आपको शैतानी स्टोरियां सुनाई जा रही होती है जिससे आप डर रहे हम्म। होते हैं। आप हाँ। मोर कनेक्टेड हो रहे होते हैं और लेकिन उससे आपको खौफ आ रहा होता है। तो हम्म। फियर आपके अंदर अनकॉन्शियस में कहीं रह जाता है। वो फिर अब जैसे मुझे डॉग से डर लगता है, मुझे बिल्ली से भी डर लगता है, मुझे अगर आप देखेंगे तो मुझे हर जगह से डर लगता है। क्योंकि हमें ऐसी स्टोरीज से किया जाता है तो वो क्या करते हैं कि हम इस तरह की चीजों से डर रहे होते हैं। और वो इतना डराया जाता है बच्चों को कि वो जिन आ जाएगा, वो शैतान आ जाएगा, और वो हो जाएगा वो हो जाएगा। हम्म। तो वो सारी चीजें जो है ना वो
इन द सेंस कि आप वो खौफ में इतने होते हैं कि फिर आप ह्यूमन से डरना शुरू हो जाते हैं, इंसानों से डरना। आप अकेले कहीं जा रहे हैं तो आप उधर उधर से खौफजदा हो जाते हैं। हम्म। और आप किसी से मिल रहे हैं तो आप कई ऐसी स्पेसेस देखो, मुझे पर्सनली भी खौफ आता है थोड़ा सा डॉग से। आप क्या है, डॉग से क्या डरना, लेकिन डॉग से भी हम डर रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो ये सारी चीजें ना अमूमन हमें बचपन से ही डाल दी जाती है, हो बिल्ली आ गई, चूहा आ गया, चूहे से भी हम्म। डर लगता किस चीज से डर है। नहीं लगता? तो अभी तक बड़ा कोशिश किया खौफ खत्म करने की, लेकिन मुझे आ जाता है, मतलब मुझे, मैं जरा भी कोई चीज देखूं नहीं, तो कई लोगों को फोबियाज होते हैं और बहुत डर आता है। अच्छा, और जो है द गार्डन ऑफ कैलसनेस। बेहिसी का बाग है बेहिसी, इसका हाँ। जो टाइटल उर्दू में बड़ा मजेदार है। हम्म। इसमें मैंने देखा था कि ह्यूमन है वो सारे के सारे जब अपने दरख्त काट लेंगे और वो सारी चीजें कर लेंगे तो फिर खोपड़ियां ही उनकी दरख्तों हम्म। पे, तो बड़े ठीक। फेसेस है उसके अंदर। अच्छा, जो मेज आपने डिपिक्ट किया है उसके बिहाइंड क्या थॉट है, मेज का क्या मतलब? जिससे आप अलूजन्स हैं और जैसा भूल भुलैया हैं, जो हम्म। मेज का तो मतलब यही है। हम्म। तो आप अपने थॉट्स में और नेचर के साथ, चीजों के साथ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो आप बिल्कुल ऐसे एक वर्ड में भी जाते हैं जो अलूजन है, जहाँ पे हम्म। रियलिटी और नॉन रियलिटी का कॉम्बिनेशन है। तो right। उसमें मैंने वो किया था, वो भी मैंने सोशल आइसोलेशन के टाइम पे बनाई थी। एक और आपका वर्क है ब्रोकन हाउस एंड फ्रेंडली घोस्ट, उसके बारे में कुछ बताओ। अच्छा। वो मैंने ऐसे बनाया था कि जब हम कई दफा वीराने में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, वीरान, कई दफा कई घर होते हैं, मतलब मैं अक्सर ये होता था कि जब मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ना, जो मेरी क्लास की स्टेयर्स ऊपर जा रही होती ना, तो सामने एक घर होता था बहुत। हम्म। और वो उसकी सिर्फ एक लाइट जल रही होती थी, एक चारपाई रखी होती थी, तो वो मुझे ऐसे हमेशा से ना बड़ा फैसिनेट करता था। अक्सर मैं होता था, मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी बहन ना दूर से हम देखते होते थे, एक घर है जिसमें ना सिर्फ एक ग्रीन लाइट जल रही होती थी, और वो ऐसे आइसोलेटेड सा घर है और वो दूर से, और हमेशा उसमें ग्रीन लाइट, एक उसकी एक खिड़की होती थी और वो नजर आ रहा होता था उसका एक विजुअल। हम्म। मतलब अक्सर यही होता है ना कि पता नहीं गोस्ट है हाउस में या किस तरह का, इस तरह की चीजों का। तो हॉन्टेड, हाँ। वो तो वो अक्सर फ्रेंडली होता है क्यों ना, है? फ्रेंडली हैं? मतलब उन लोगों के साथ फ्रेंडली हो गए ना, उनका ब्रोकन हाउस है कि वो गोस्ट ही फ्रेंडली हो गए कि वो उनके साथ रहने में आती हो के। अच्छा, तो ये एक घोस्ट है जिससे आपको डर नहीं लगता, राइट? ये फ्रेंडली है। फ्रेंडली गोस्ट भी तो होते हैं। तो वो बड़ा अजीब सा, मेरे वैसे ही मुझे इलिस्ट्रेशन हुई मेरे हम्म। जहन में आया, ये बड़ा, ये मेरा वो सारी थी थीमेटिक शोज तो लैदा है। ये हम्म। कैसे था कि आप ऑब्जर्व करते हैं ना, कई जगह टूटा हुआ घर है और उसमें, हम्म। तो वो मैंने हम्म। उस तरह से उसको दिखाने की कोशिश की हम्म। कि वो हम्म। आइलैंड में लोग इतने आइसोलेटेड रहे हैं कि उनके साथ वो गोश्त ही उनके दोस्त हो गए हैं। तो बहुत डीप थॉट है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका जो काम है वो उसमें मोस्टली ब्लैक आपने यूज किया हुआ है, जी जी। प्रीडोमिनेंटली ब्लैक में आप कर रहे हो काम। तो कुछ मैंने आपकी चीजें देखी हैं वो कलर में भी हैं जरा सी। व्हाई डू यू प्रेफर ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट की प्रेफरेंस क्यों है, या आपको उसमें सिर्फ काम करना क्यों पसंद है? असल में मैंने बड़ा सोचा है इस बारे में। मैं ना, हम्म। मेरे ड्रेसेस में भी ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है। जी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं कोई कलर पहनूं, और मुझे हम्म। बहुत सारे लोग कलर पहनने को कहते हैं। आज मैंने एक्सीडेंटली कलर पहना है, मेरे बहुत सारे जो कपड़े हैं ना वो ब्लैक ही हैं। लेकिन आर्ट में मेरा जो है ना वो सिलेक्टिवली, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो कैच कर लेता है किसी तरह से, वो हम्म। कलर ही कैच कर लेता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इसमें अब मैं लाइटर कलर्स भी लेकर आऊं, मेरी थीम के साथ भी वो चला जाता है, क्योंकि वो इस तरह से टॉपिक्स इस तरह के हैं, जैसे साइलेंट डेवास्टेशन, वो भी हम्म। एक तरह का इसी तरह हाँ। का थीम है, उसमें भी हम्म। सैड फीलिंग ही है एक तरह की। अभी आप किस चीज पे काम कर रही हो? इको से रिलेटेड ही होगा, इकोलॉजी से ही, लेकिन हम्म। उसमें हम, मैंने आपको कहा था ना कि बर्ड्स वगैरह और मैं इस तरह की चीजों को यूज करूंगी। हम्म। कई दफा आप ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं ना कि ये फ्यूचर में होगा या वो फ्यूचर हम्म। में हो रहा है और ये हम्म। फ्यूचर में हो जाएगा, तो इम्पैक्ट तो फ्यूचर में एक्सपीरियंस करने से होगा ना, उससे पहले तो वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होता। लेकिन वो राइट। एक नैरेटिव खींचना शुरू कर देते हैं, चाहे आपकी वो अखबार हो, वो मतलब फ्यूचर को इमेजिन करते हैं। जैसे ब्लैक स्वान है ना,
इसको लोग एक कोविड आने से पहले कर रहे थे कि ये कोई ऐसी चीज होनी है जिससे प्रिडिक्शन साइंटिफिकली या कह लें तो वो ये कि उसमें थ्योरी पेश की जा रही थी कि बड़े कुछ होगा दुनिया में हैपनिंग होगी फलानी होगी। तो सडन 19 के यानी दिसंबर में ब्लैक स्वान एक सिंबल है इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो। तो साथ ही वो वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुआ है कि उसमें भी बड़ी तबाही हुई थी। तो वो एक सडन चेंज है जिससे फिर दुनिया अपने आप को चेंज करती है, वर्ल्ड ऑर्डर आपका चेंज होता है, हम्म, चीजें होती है। वो करने के बाद एकदम कोविड आया था। तो सिंबल तो हमारी हर चीज में मौजूद है ना कि हम सिंबॉलिकली साइंस को डिपिक्ट कर रहे हैं, सिंबल से हम हम्म, अपनी चीजों को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो वो प्रिडिक्शंस हम फ्यूचर को देख नहीं पा रहे थे। जैसे कोविड आया तो बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत हम्म, सारी डेथ। हम्म, तो वो जो डेथ के अंदर हॉरिबल एक्सपीरियंस भी तो हुआ ना हमारा कि हम बहुत, हमें हम्म, नहीं पता था कि हम इसे हाथ में लाएंगे तो हम मर जाएंगे, इसके साथ हम्म, बैठ जाएंगे तो मर जाएंगे। फेयर कि था ना बहुत। फियर बिल्कुल। था, वो फियर भी एक कॉमन चीज आ गई प्रैक्टिस के अंदर कि हम्म, फियर था। वो किसी किस्म का भी फियर हो सकता है, ठीक हम्म, है, वो फियर भी आया, वो सब ह्यूमंस ने, मैंने नहीं, सब ने एक्सपीरियंस किया है। हम्म, तो वो एक फियर तो हमने डेथ और लाइफ का देखा है ना, चाहे हम नहीं हम्म, मरे। जो जो लोग डेथ हो गई है उन्होंने तो डेथ भी देख ली। तो उनके साथ जो भी कनेक्शन था उन लोगों के साथ वो भी हमें हुआ है। आप जानती थी किसी को उस्मा पर्सनली, कोविड में किसी की अगर डेथ हुई है कोविड? मेरे 3 यंग कजन की डेथ हुई ओह, एक ही सो घर में। हाँ, तो वो भी यंग थे, यानी एक मेरे से कुछ थोड़ा सा 1 साल का डिफरेंस होगा। और आप लोगों को तो आप हुआ था कोविड या नहीं हम हुआ? लोग तो के एक तो एज एन आर्टिस्ट आप घर में रहने की आपको था, और हम्म, मेरी जो सिस्टर की उसके स्कूल में छुट्टियां हो गई थी तो वो कॉलेज में 3-4 महीने वो घर रही, उनको पेमेंट देते रहे, उनकी जी, ऑर्गेनाइजेशन ने अंडरस्टैंड किया तो उनको ऐसा हम्म, नहीं हुआ। फिर मेरी जो सिस्टर थी ना सबसे बड़े, वो अपना बिस्तरा वगैरह सब कुछ अलहदा कर लिया था क्योंकि उनको पता था कि वो उसने बच्चों में जाना है स्कूल के, अच्छा, बड़ी हम्म, वाली ने। तो हम्म, वो भी एक फियर वाली कंडीशन ही है ना कि किसी को भी हम्म, हो सकता है तो किसी से भी लग हम्म, सकता है। तो कोई पूरे तरीके से तो हम घर में भी नहीं रह पा रहे थे। हाँ, बहुत बुरे टाइम्स थे, शुक्र है खत्म हो गए हैं। अच्छा, अब हम्म। कमिंग बैक टू मोर पॉजिटिव थिंग्स, मुझे आप बताओ कि आपकी पेंटिंग्स में, आपकी आर्ट वर्क में आपकी पर्सनल फेवरेट क्या है? आपको खुद क्या अच्छा लगता है? जिसमें मेरा सबसे ज्यादा दिल है ना, जो पहले मैंने ड्राइंग की है, वो जो मैंने एक पेंटिंग आपको शो की होगी, 2 शेड्स ऑफ ग्रे वाली, हम्म, हम्म, जिसमें साइड राउंड है, वो मुझे बहुत मेरी फेवरेट है। और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरी जर्नी उससे स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। हम्म, और बहुत से लोगों को वो बड़ा मतलब उसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात थी कि उसके अंदर मैंने एंगेज कर लिया था ऑडियंस को। कम से कम 15 मिनट तो खड़े होते थे। इतनी इंट्रिकेट, इतनी मजे मजे की आपकी कहानियां हैं लिटरली। अगर आपका काम देखो तो उसमें हम्म। इतने सारे कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको आपने ऑब्जर्व किया है। इट्स रियली ग्रेट जो आप कर रहे हो, एंड प्लीज डू कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतना कंफर्टेबली उसको हैंडल किया सारे मेरे इंटरव्यू को। मैं तो इतना बोल ही नहीं अच्छा सकती, तो नहीं, आपकी नहीं, वजह से मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं बोल रही हूँ। और थैंक यू सो मच उस्मा, थैंक यू।